नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में 40 खबरें, कोरोना अपडेट्स, देश और दुनिया की बाकी खबरें और मार्केट और बाजार का हाल भी। आइए शुरू करते हैं। देश एक बार फिर पटरी पर लौटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग संगठन सीआईआई में बोलते हुए कारोबारियों को यह भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो उनके साथ हैं, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। पीएम ने कहा कि सीआईआई हर सेक्टर को लेकर एक रिसर्च तैयार करे और प्लान मुझे दे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और सरकार की सोच को सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ चुका है। Yes, we will definitely get our growth back. मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुका है। सीआईआई में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब जरूरत है देश में ऐसे उत्पाद बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर वर्ल्ड हो। हमारी कोशिश हो कि कैसे हम देश का इंपोर्ट कम से कम करें। हम तमाम सेक्टर्स में उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य तय करने होंगे। मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि सिर्फ 3 महीने के भीतर ही पीपी की सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री अपने आप ही खड़ी की है। और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब रोजगार पैदा करना और विश्वास पैदा करना है। साथियों, अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। साथियों, देश में मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाने के लिए आप जैसे तमाम इंडस्ट्री के संगठनों से चर्चा करके ही कई प्रायोरिटी सेक्टर्स की पहचान की गई है। पीएम मोदी ने सीआईआई की 125वीं सालगिरह के मौके पर कहा कि भारत को फिर से तेज विकास के रास्ते पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो कड़े फैसले लिए गए उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। आज दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ा है। सीआईआई जैसी दिग्गज संस्था को मुझे लगता है आपको भी पोस्ट कोरोना नई भूमिका में आगे आना होगा। अब आपको चैंपियंस ऑफ इंडिजिनस इंस्पिरेशंस बनकर आगे आना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। आप देश के लक्ष्यों के साथ खड़े होंगे, आप सफल होंगे, हम सफल होंगे तो देश नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मूडीज ने मोदी की अगुवाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को कबाड़ से एकदम ऊपर रेट किया। गरीबों और एमएसएमई क्षेत्र को मदद के अभाव का मतलब यही है कि आगे हालात खराब होने वाले हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग Baa2 से यानी कि Baa2 से घटाकर Baa3 कर दी है, जो कि सबसे निचली ग्रेड वाली रेटिंग है। इसके नीचे जंक वाली रेटिंग ही बचती है। लॉकडाउन की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मई महीने में बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 31 मई को खत्म हुए हफ्ते में देश की बेरोजगारी की दर 23.48% तक पहुंच गई है। अप्रैल में बेरोजगारी की दर 23.52% थी। सीएमआई के मुताबिक
25 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से देश में करीब 12 करोड़ 20 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। उनकी जगह बीजेपी ने आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी मनोज तिवारी के नेतृत्व में उतरी थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। तभी से मनोज तिवारी के अध्यक्ष पद पर बने रहने को लेकर बात चल रही थी। और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बनाया गया है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त रिकवरी रेट 48.19% पहुंच गई है। साथ ही कोरोना से मृत्यु दर में गिरावट भी आ रही है। फिलहाल मृत्यु दर 2.83% है। पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए हैं और 204 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,98,706 हो गई है। 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना काल में पूरी क्षमता से काम नहीं करने वाले अस्पतालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसी मामले में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 4 नामी अस्पतालों को नोटिस भेजा है, जिसमें बॉम्बे हॉस्पिटल, जसलोक, हिंदुजा, लीलावती हॉस्पिटल शामिल हैं। इन अस्पतालों पर लाइसेंस क्षमता से 50% से कम पर काम करने का मामला है। इन अस्पतालों को 4 जून तक जवाब देना होगा। आपको बता दें कि इन अस्पतालों में चैरिटी खाते वाले 90% बेड खाली पाए गए थे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब के मंत्री और उनकी पत्नी की रूटीन जांच करने आई डॉक्टर्स की टीम को भी क्वारंटीन किया गया है। रविवार को सतपाल महाराज के कोरोना संक्रमण का पता चला। उन्हें तुरंत ही एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। 29 मई को कैबिनेट बैठक में सतपाल महाराज भी शामिल हुए थे। इसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कैबिनेट के बाकी लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते के जारी करने के लिए दाखिल की गई याचिका को ठुकरा दिया है। दरअसल केंद्र और दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बढ़े हुए महंगाई भत्तों पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार किसी समय सीमा में बंद कर महंगाई भत्ता दे। और अब बात बाजार और बिजनेस की। बाजार में आज लगातार 5वें दिन मजबूती देखने को मिली है। सेंसेक्स 522 और अंक चढ़कर 33,825 पर बंद हुआ। निफ्टी 153 अंक चढ़कर 9,979 पर बंद हुआ। आज बैंकिंग शेयरों की भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बैंक निफ्टी 570 अंक चढ़कर 20,530 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप 186 अंक चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी के 50 में से 36 शेयरों में खरीदारी रही। पीएम मोदी के रिफॉर्म पर भरोसे से बाजार को मजबूती मिली है। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर रहे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स। गिरने वाले शेयर्स रहे कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, बीपीसीएल और आईटीसी। आज के कारोबार में रियल्टी शेयरों की जमकर खरीदारी हुई। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज और शोभा डेवलपर्स चढ़े। ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली, लेकिन एफएमसीजी शेयर आज सुस्ती के आलम में ही रहे। सोने चांदी की कीमतों में आज भी नरमी देखी गई। एमसीएक्स पर सोना करीब 100 रुपए की कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आया, जबकि चांदी में 250 रुपए की कमजोरी रही। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की ओर बढ़ने से रिस्क सेंटीमेंट में सुधार हुआ, जिसका असर इक्विटी मार्केट में तेजी और सोने और चांदी पर दबाव के रूप में दिखा है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच अब तनाव जारी है, जिसकी वजह से सोने की कीमतें थोड़ी संभली हैं।
डॉलर के मुकाबले रुपया आज फिर मजबूत हुआ है। रुपया आज 18 पैसे की मजबूती के साथ 75.36 पर बंद हुआ है। रुपया कल 75.54 पर बंद हुआ था। आज 2 पैसे की कमजोरी के साथ रुपये की शुरुआत हुई। शुरुआती कुछ घंटों के कारोबार के दौरान ये 75.53, 75.60 की छोटी सी रेंज में घूमता रहा, लेकिन इसके बाद की जबरदस्त तेजी दिखी और 18 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ। देश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने आज 3 स्कीम लॉन्च की हैं। स्कीम के तहत कंपनियों को 4 से 6% तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, जिस पर सरकार 40,995 करोड़ खर्च करेगी। सरकार की योजना देश में टॉप की 5 ग्लोबल कंपनियों को लाने की है। सरकार इन कंपनियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगी। सरकार का दावा है कि इससे देश में 10 से 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी। रिलायंस का मेगा राइट्स इशू का कल आखिरी दिन है। ये राइट्स इशू बीएसई एनएसई पर पूरा भर चुका है। कल रिलायंस के राइट्स इशू के लिए 46 करोड़ से ज़्यादा की बोलियां मिली। इशू बंद होने में सिर्फ कल का ही वक्त है, ऐसे में सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। इस इशू के जरिए रिलायंस के शेयर धारकों को 15 शेयरों के बदले 1 शेयर मिलेगा। इशू का ऑफर प्राइस 1257 रुपये है। बड़े मार्केट शेयर वाली कंपनियों के लिए अब दवाओं का प्रोडक्शन बंद करना कठिन होगा, क्योंकि उनके लिए अब ज़्यादा शर्तें होंगी। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक शेड्यूल्ड दवाओं में मार्केट शेयर के हिसाब से शर्तें लागू होंगी। दवा प्रोडक्शन के हिसाब से मार्केट शेयर 10% से कम होने पर कंपनी को पब्लिक नोटिस के कम से कम 6 महीने तक सप्लाई जारी रखनी होगी। मार्केट शेयर 10% से ज़्यादा लेकिन 25% से कम हो तो 9 महीने तक सप्लाई जारी रखनी होगी। टाटा पावर ने ओडिशा सरकार के साथ करार किया है। टाटा पावर ओडिशा के 5 सर्किल में बिजली वितरण करेगी, जिसमें भुवनेश्वर है, कटकपुरी, पारादीप और धेनकानाल शामिल हैं। इसके लिए टाटा पावर ने टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन में 51% से ज़्यादा खरीदी थी। ये डील 178 करोड़ रुपए में हुई और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी यानी कि CESU में अब ओडिशा सरकार का 49% हिस्सा होगा। टाटा पावर ने CESU के मैनेजमेंट का टेक ओवर कर लिया है। कोरोना के मरीजों पर सबसे ज्यादा असरदार साबित हुई दवा रेमडेसिविर अब भारत में भी बिकेगी। अमेरिका में इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे की उम्मीद जताई गई है और महामारी के दौर में ज़रूरत को देखते हुए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस दवा के आपात इस्तेमाल की इजाज़त दी है। अमेरिकी कंपनी जिलीड साइंसेस को रेमडेसिविर की मार्केटिंग का अधिकार मिला है और भारत में इसे इंजेक्शन के रूप में मंजूर किया गया है। केंद्र सरकार ने CAPF कैंटीन में विदेशी सामानों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार का कहना है कि आदेश गलती से दिया गया था। कल सरकार ने 1000 से ज़्यादा इंपोर्टेड सामानों की लिस्ट जारी कर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कैंटीन में इनकी बिक्री बैन करने का आदेश जारी किया था। CRPF का कहना है कि ये लिस्ट गलती से जारी हो गई, इसकी जाँच हो रही है। संशोधित लिस्ट बाद में जारी की जाएगी। महाराष्ट्र, गुजरात और दमन के ऊपर चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि चक्रवाती तूफान निसर्ग कल महाराष्ट्र के तट पर टकरा सकता है। तूफान की वजह से समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। आज रात को यह तूफान गंभीर चक्रवात तूफान में बदल सकता है। निसर्ग तूफान कल अलीबाग से लगे तट से टकराएगा। इससे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ त्राल के सैमोह इलाके में हुई। मौके पर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सैमोह इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया है। नियंत्रण रेखा के पास 6 से 7 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसकी भनक लगते ही मुस्तैद जवानों ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया।
मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, एक M16A2 राइफल के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। इसके साथ ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 70,000 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि मई में एक ही दिन 8,000 मरीजों ने कोरोना को मात दी और उसी दिन अपने घर पहुंचे। मई में ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या मार्च के मुकाबले 3.5 गुना बढ़कर 43.35% पर पहुंची है। महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर कोरोना का कहर बनकर टूटा है। 24 घंटे के दौरान 93 और पुलिस वाले इसकी चपेट में आ गए। अब तक कुल 2,500 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। दिल्ली ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं, जिसका असर आज जबरदस्त जाम के तौर पर दिखा है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से लगी दिल्ली की सीमाओं पर घंटों तक लोग बिना पास वाले जो थे उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल घोषणा की थी कि दिल्ली की सीमाओं को 1 हफ्ते तक के लिए सील किया जाएगा। दिल्ली के चांदबाग हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन, उसका भाई शाह आलम समेत 15 लोग इस मामले में आरोपी हैं। क्राइम ब्रांच ने फरवरी के हिंसा मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की है। पहली चार्जशीट चांदबाग हिंसा से जुड़ी है, जिसमें आप पार्षद ताहिर हुसैन आरोपी हैं। उस पर आरोप है कि हिंसा के दौरान उसकी छत से पेट्रोल बम फेंका गया, गुलेल से पत्थर फेंके गए। चार्जशीट में हिंसा की प्लानिंग के बारे में जिक्र है। बीते दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक बच्चा अपनी मरी हुई मां को जगाने के लिए उसकी चादर खींचते हुए नजर आ रहा था। इस वीडियो ने शाहरुख खान को झकझोर कर रख दिया। शाहरुख ने इस बच्चे को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। शाहरुख ने ट्वीट करके लिखा कि आप सभी लोगों का शुक्रिया जो हमें इस बच्चे के टच में लाए। हम दुआ करेंगे कि उसे इतनी शक्ति मिले कि वो अपने पेरेंट्स को खोने का दर्द को सहन कर पाए। सलमान खान मुंबई के थिएटर आर्टिस्ट की मदद के लिए आगे आए हैं और अब उन्होंने मुंबई में नाटक करने वाले स्टेज आर्टिस्ट्स के लिए खाने पीने का इंतजाम शुरू कर दिया है। सलमान खान ने खाने से भरे 2 ट्रक परेल के दामोदर नाट्यगृह और दादर के श्री शिवाजी मंदिर नाट्यगृह में भेजे हैं, ताकि वहां काम कर रहे लोगों के लिए खाने का इंतजाम हो सके। जी स्टूडियोज की आने वाली फिल्म में एक्टर मनोज बाजपेयी वेडिंग डिटेक्टिव के रोल में नजर आएंगे। मनोज का ये अनोखा किरदार फिल्म सूरज पर मंगल भारी में देखने को मिलेगा। इस फिल्म में उनके साथ दंगल फेम फातिमा सना शेख और दिलजीत दोसांझ भी नजर आएंगे। फिल्म में 90 के दशक की मुंबई भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म को परमाणु बनाने वाले अभिषेक शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। एक्टर सोनू सूद हजारों प्रवासी भारतीय मजदूरों को अपने घर भेज कर हर तरफ से वाहवाही बटोर रहे हैं। ऐसे में हाल ही में ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि वो जल्दी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, मगर सोनू ने इन सभी खबरों का खंडन किया है। एक इंटरव्यू के दौरान सोनू ने कहा कि उन्हें कई बार राजनीति में आने का न्योता मिला है, लेकिन उनकी इसमें 1% भी दिलचस्पी नहीं है। वो एक्टर के तौर पर खुश हैं, बाकी समाज के लिए वो जो कर रहे हैं वो जारी रखेंगे। पूर्व मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर ने जॉर्ज फ्लॉयड के अंतिम संस्कार और शोक सभा का खर्च उठाने की पेशकश की है, जिसे उनके परिवार ने स्वीकार कर लिया है। मेवेदर 9 जून को फ्लॉयड के घर ह्यूस्टन में उनके अंतिम संस्कार का पूरा खर्च उठाएंगे। लॉस वेगास में रहने वाले मेवेदर उनके परिवार से मिले नहीं हैं। एक बार अपने प्रतिद्वंदी के अंतिम संस्कार का भी खर्च उठाया था उन्होंने। अमेरिका में फ्लॉयड की हत्या के बाद से ही हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह एक नए विवादों में फंस गए हैं। कल रात सोशल मीडिया पर युवराज सिंह से माफी मांगने को कहा जा रहा है। दरअसल युवराज ने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से लोग उनसे काफी नाराज हैं। रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम चैट के दौरान युवराज ने इस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से ही ट्विटर पर युवराज सिंह माफी मांगो ट्रेंड करने लगा। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वकार यूनुस ने दावा किया है कि अगले कुछ साल में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज हो सकती है। वकार यूनुस ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज खेली जाती है तो वो दुनिया की सबसे हिट सीरीज होगी
उन्होंने दावा किया कि दोनों मुल्कों की 95% लोग इस सीरीज को देखना चाहेंगे। भारत पाक के बीच आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज 2012-13 में खेली गई। यह था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।